बच्चों को मेरा नमस्कार। बेटा आज हम सेकंड पार्ट में लोकतांत्रिक अधिकार के जो हमारा रह गया था वो पढ़ेंगे। इसमें मुख्य रूप से हमारे मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार होते क्या हैं बेटा? जो जीवन यापन के लिए बुनियादी रूप से ज़रूरी होते हैं उन अधिकारों को विशेष दर्जा दिया गया है। और जैसे विश्व के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में इनको संविधान में लिख दिया गया है, ऐसे ही भारत में भी मौलिक अधिकारों को संविधान में लिखा गया है और ये एक व्यक्ति के सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए आवश्यक है। भारतीय संविधान अपने देश की जनता को मुख्य रूप से 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। पहले 7 थे, एक संपत्ति का भी अधिकार था, वो बाद में हटा दिया गया है। अब मुख्य रूप से 6 मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार और सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब एक एक अधिकार के बारे में हम जानकारी लेते हैं। समानता का अधिकार हमारे संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक लिखा हुआ है। समानता के अधिकार के तहत देश के सभी नागरिकों को समान रूप से एक समान माना गया है और सभी के लिए जो कानून है हमारे देश के वो समान है। प्रधानमंत्री से लेकर दूर दराज के कोई गांव में खेती हर मजदूर है, उनके लिए भी जो कानून होगा वो समान है। जो सरकार है वो किसी भी धर्म, जाति, समुदाय, लिंग और जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है। और आपने देखा भी होगा बेटा, जो भी व्यक्ति है, आप कहीं पे जाते हो, होटल में जाते हो, सिनेमा हॉल में जाते हो, लाइब्रेरी में जाते हो, स्कूल में जाते हो, तो कहीं पर भी आपके जन्म, लिंग या धर्म के आधार पर जाने से आपको रोका नहीं जाता है। जो समानता का अधिकार है वो सरकारी नौकरियों पर भी लागू होता है। सरकार में किसी पद पर नियुक्ति या रोजगार के मामले में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाते हैं। उपरोक्त आधारों पर नागरिकों को रोजगार के अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता। अगर देखो कोई भी वैकेंसी निकलती है तो वहाँ पे अगर व्यक्ति के पास जो उस वैकेंसी में योग्यता मांगी गई है उन नौकरियों में, तो वो फार्म भर सकता है। सभी व्यक्ति फार्म भर सकते हैं अगर वे उस पद के योग्य हैं तो। और उसमें जो टेस्ट होता है या इंटरव्यू होता है तो वो उनको देना होता है। अगर वो उत्तीर्ण कर लेते हैं तो वो नौकरी लग सकते हैं। हाँ, सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को और कहीं कहीं पर महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाता है। तो ये बेटा कोई भेदभाव नहीं है। ये वर्ग अन्य वर्गों से पिछड़ गए हैं, इसीलिए उनको समान लाने के लिए ये आरक्षण दिया गया है। तो जो आरक्षण है वो समानता को समाप्त नहीं करता है, बल्कि जो व्यक्ति अन्यों से पिछड़ गए हैं उनको भी समान लाने के लिए आरक्षण दिया गया है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि आरक्षण असमानता को दूर करने के लिए एक उपाय के रूप में अपनाया गया है। दूसरा जो अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद 19 से 22 तक हमारे संविधान में लिखित रूप में है। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब कोई सभी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति जैसे कहीं पर भी व्यक्तियों को सम्मिलित होना है, इकट्ठा होना है तो वो हो सकते हैं।
संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता। देखो सभी व्यक्ति, चाहे आप देखोगे छात्र संघ भी होते हैं, शिक्षक संघ भी होते हैं, मजदूर संघ भी होते हैं, तो सभी व्यक्ति अपनी भलाई के लिए, अपनी बात रखने के लिए अपने संगठन बना सकते हैं। इसकी सभी को स्वतंत्रता होती है। आप अपने देश में कहीं पर भी आ जा सकते हो स्वतंत्र रूप से। देश में किसी भी भाग में रहने बसने की स्वतंत्रता। आप जैसे बिहार के व्यक्ति दिल्ली में आके बस जाते हैं, दिल्ली के व्यक्ति मुंबई में जाके बस जाते हैं, उत्तर प्रदेश के व्यक्ति बेंगलोर में जाके बस जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि देश में के कोई भी व्यक्ति जहाँ पे उसकी रोजी रोटी है वहाँ पे जाके वो बस सकता है, अपना घर बना सकता है और वहाँ पे स्थायी रूप से रह सकता है। अच्छा बेटा, आपने ये एक बात देखी, जो जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत हमारे देश में चाहे कोई कितने भी ऊंचे पद पर हो, अगर हमें वो गलत लग रहा है तो हम उसके खिलाफ अपने विचार रख सकते हैं। जैसे यहाँ तक कि एक आम आदमी भी प्रधानमंत्री, अगर उसको लग रहा है कि प्रधानमंत्री सही निर्णय नहीं ले रहा है तो वो उसकी भी बुराई कर सकता है भारत में। पर अगर आप सऊदी अरब में जाओगे तो वहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे ना आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, ना आपको इकट्ठे होने की स्वतंत्रता थी। तो ऐसे कंपेयर करने पर, तुलना करने पर आपको भारत में जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसका महत्व समझ में आ रहा होगा। स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार भी भारत में मिलता है। शोषण के खिलाफ अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में लिखित रूप में संविधान में है। शोषण के खिलाफ अधिकार के तहत बेटा मानव तस्करी, अगर किसी मनुष्य को बेचा जा रहा है तो वो उसके मौलिक अधिकारों का हनन माना जाएगा। बंधुआ मजदूरी से अभिप्राय यह होता है कि अगर किसी के पिता ने लोन लिया है तो पैसे उधार लिए हैं तो वो उतारने के लिए उसके बच्चों को भी मजदूरी करनी पड़ेगी उसके पिता के बाद। तो ये भी मौलिक अधिकारों का हनन माना जाता है। बाल श्रमिक, अगर कोई बच्चा 14 साल से नीचे काम करता हुआ पाया गया, बेशक आप उसको पेमेंट कर रहे हो तो वो तब भी उसके मौलिक अधिकारों का हनन माना जाता है। तो ये तीनों ही, मानव तस्करी, बंधुआ मजदूर और बाल श्रमिक, तीनों ही स्थितियों में शोषण के खिलाफ अधिकार, मौलिक अधिकार प्राप्त है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक संविधान में लिखा हुआ है। धार्मिक स्वतंत्रता के तहत बेटा भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी श्रद्धा के अनुसार अपना धर्म मानने, उस पर आचरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार प्राप्त है। मतलब उसके धर्म में जैसे भी रीति रिवाज है वो उनका अनुपालन कर सकता है। वो सार्वजनिक रूप से भी अपने धर्म की पूजा पाठ कर सकता है और अगर उसको अपने घर में ही करनी है तो वो वहाँ भी कर सकता है। वो उसकी इच्छा है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। और भारत में कोई राज्य धर्म नहीं है। भारत देश है वो किसी भी धर्म को अपना राज्य धर्म उसने नहीं बनाया हुआ है। वो सभी धर्मों को एक सा दर्जा देता है। देखो धर्मनिरपेक्ष ने एक धर्मनिरपेक्ष शब्द अपनाया हुआ है। इसका क्या मतलब है बेटा कि भारत धर्मनिरपेक्ष के तहत किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेगा और उसे विशेष अधिकार भी नहीं देगा। ना ही ऐसा शासन किसी व्यक्ति को उसकी धार्मिक मान्यताओं के कारण सजा दे सकता है। ये सब धर्मनिरपेक्ष के अंतर्गत आता है। 5वां है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार।
ये आपके संविधान अनुच्छेद 29 से 30 में लिखित रूप में है। इसके तहत हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अपने विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले किसी भी समूह को अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का अधिकार देता है। किसी भी सरकारी या सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षिक संस्थान में किसी नागरिक को धर्म या भाषा के आधार पर दाखिला लेने से नहीं रोका जा सकता। अगर आप कहीं पर भी एडमिशन लेने जाओगे तो आपकी संस्कृति क्या है, आपकी भाषा क्या है, इसके आधार पर आपको कहीं पर भी एडमिशन लेने से नहीं मना किया जा सकता। तीसरा, सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार है। अभी कोई व्यक्ति जैसे कि अल्पसंख्या में होते हैं, वो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए उसके अनुसार विद्यालय या कोई संस्था खोल सकते हैं जो उनकी संस्कृति का प्रचार करेंगे। तो ये अधिकार क्यों दिया गया है हमारे देश में? ये अधिकार जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी संस्कृति बची रहे, उसके लिए संविधान में इसका को दिया गया बेटा। और देखो, अल्पसंख्यक का जरूरी नहीं कि जो एक जगह अल्पसंख्यक है वो दूसरी जगह भी अल्पसंख्यक हो। जैसे सिख है, वो तमिलनाडु में अल्पसंख्यक हो सकते हैं या भारत के किसी और हिस्से में और राज्य में अल्पसंख्यक हो सकते हैं, पर वो पंजाब में अल्पसंख्यक नहीं है। और ये सिर्फ धर्म के आधार पर ही नहीं, ये भाषा के आधार पर भी है। जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलने वालों बहुसंख्या में है, जबकि कर्नाटका में वो तेलुगु बोलने वाले अल्पसंख्या में हैं। तो ये मैं यहाँ पे ये समझाना चाहती हूँ कि ये सिर्फ धर्म के आधार पर ही नहीं, भाषा के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जाता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, क्योंकि अगर ये अधिकार नहीं होगा तो अन्य अधिकारों की रक्षा नहीं की जा सकती है। जब किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो पीड़ित व्यक्ति को उसके संवैधानिक उपचार का अधिकार मिला हुआ है। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, कोई व्यक्ति उसके मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो इसकी शिकायत करके वो सीधा न्यायालय में जा सकता है। और न्यायालय में जा सकता है, बल्कि बेटा वो सीधा सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में भी अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। वैसे तो सर्वोच्च न्यायालय में सीधे नहीं जा सकते हैं याचिका लेके, उसके लिए पहले जिला अदालत में जाना होता है, वहाँ पे फैसला होता है। उसके बाद आप याचिका लेके उच्च न्यायालय में जा सकते हो और वहाँ पे भी आपके खिलाफ अगर फैसला आता है तो सर्वोच्च न्यायालय में आप जा सकते हो। पर अगर आपके मौलिक अधिकारों का कोई व्यक्ति हनन करता है या कोई संस्था करती है या सरकार करती है तो उसके खिलाफ आप सीधा सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हो। सरकार का कोई भी अंग, विधायिका व कार्यपालिका किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। खुद सरकार या उसका कोई अंग या कोई सरकारी संस्था कोई भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती है। अगर करती है तो वो व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है और न्यायपालिका उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगी और उस संस्था को सजा भी मिलेगी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ये बेटा एक आयोग है जो जहाँ पर भी उसको लगता है कि यहाँ पे मानव के अधिकारों का हनन हो रहा है तो वहाँ पे ये उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है और उस देश में भी ये अलर्ट कर देता है उस सरकार को कि आपके यहाँ पे ये उल्लंघन हो रहा है। ये किसी को सजा तो नहीं देता है, पर इससे क्या होता है कि विश्व स्तर पर उस देश की बड़ी बेइज्जती होती है कि वहाँ पे जो मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। तो सभी देश इससे
थोड़ा कोशिश करते हैं कि ऐसी कोई बात जो मानवाधिकार आयोग है उस तक ना पहुँचे कि जिससे उसको अलर्ट जारी हो। अधिकारों का बढ़ता दायरा। देखो क्या होता है बेटा, जब शुरुआत में कोई भी चीज़ आती है तो उस समय के साथ साथ तो उसमें कुछ ना कुछ नई फैसिलिटी सुविधा जुड़ती ही रहती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे पहले जो फ़ोन आया था वो कीपैड का था, उसके बाद ये स्मार्टफ़ोन आया। अब उसमें जो नए-नए फ़ोन आ रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ जो ज़्यादा ही अपडेट होके आ रहे हैं, वो उसमें ज़्यादा ऐप वगैरह होते हैं। ऐसे ही जब हमारा संविधान लिखा गया था उस समय पर वो एक तो बहुत पहले लिखा गया था, तब के बाद समय बहुत बदल चुका है। तो इसीलिए नए-नए मौलिक अधिकारों की मांग उठती रहती है। इनमें से कई को मौलिक अधिकारों में शामिल भी किया है। जो समय के साथ मांग उठ रही है उसमें से कईयों को तो मौलिक अधिकारों में शामिल भी कर लिया गया है। उदाहरण के लिए जैसे शिक्षा का अधिकार है, पहले वो मौलिक अधिकार नहीं होता था, पर अब शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। आप देखते भी होंगे कि जो 8वीं क्लास तक के बच्चे हैं उनको सरकार ही फ्री में, मुफ्त में सारा सामान स्कूल की तरफ से उपलब्ध होता है और उनकी कोई फीस भी नहीं लगती है। तो वो किसके तहत हो रहा है? शिक्षा के मौलिक अधिकार के तहत ही उनको सारी सुविधाएं दी जाती है। इसी तरह सूचना के अधिकार को भी आरटीआई को भी शामिल किया गया है। जो आरटीआई का सूचना का अधिकार है ये भी पहले नहीं था जब संविधान का निर्माण हुआ था, ये भी बाद में जोड़ा गया है। आरटीआई का क्या अधिकार है बेटा कि इस अधिकार के अनुसार कोई भी व्यक्ति, मतलब कोई भी आम व्यक्ति किसी भी सरकारी विभाग या अधिकारियों के कामकाज की मांग कर सकता है, उसका ब्यौरा मांग सकता है। इसमें वो ऐसे मांग सकता है कि ये सरकारी काम चल रहा था, इसमें कितनी राशि लगी और ये काम कहाँ तक हुआ है। ये मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ कि ऐसे आरटीआई के तहत जो ब्यौरा है वो मांग लिया जाता है। इससे क्या फ़ायदा हुआ है कि इससे सरकारी कामकाज की जो पारदर्शिता थी वो उसमें ज़्यादा स्पष्टता आई है। अब लोगों को पता रहता है और सरकार खुद भी बीच-बीच में आके बताती रहती है कि हमने ये काम किया है और ये काम यहाँ तक पहुँचा है। और ये जैसे कि अगर कोई सरकारी नौकरियाँ निकली हैं और उसका सरकार रिजल्ट नहीं दे रही है तो वहाँ पर भी बहुत सी बार आरटीआई लगा दी जाती है कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, इसके क्या कारण है। ऐसे ही जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अंदर भी नए नए अधिकार जोड़े जा रहे हैं, जैसे कि वहाँ पे निजता के अधिकार के तहत पुलिस किसी के घर की तलाशी नहीं ले सकती, जो फ़ोन है उनको रिकॉर्ड नहीं कर सकती और जो वहाँ की जनता है उसको एक अच्छा पर्यावरण, अच्छा वातावरण देने की भी सरकार की ही जिम्मेवारी है। अभी हमारे देश में पर्यावरण को लेकर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है जनता द्वारा। हो सकता है भविष्य में हमारे देश में भी ये सब मांगे उठने लगे। बेटा इसके साथ हमारा जो ये पार्ट था, चैप्टर है, ये पूरा होता है। उम्मीद करती हूँ मैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस पे लाइक कर दिया करो। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स कर दिया करो, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। धन्यवाद।